हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आई श्योर शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 28 जनवरी। 26, 27, 28 ये 3 दिन का द हिंदू एनालिसिस आज साथ में हो रहा है एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, आई वॉज नॉट वेल एंड इनफैक्ट आई हैड अ वेरी सोर थ्रोट और उसके कारण आवाज़ निकल भी नहीं रही थी, काफ़ी बैठ गई थी आवाज़। ओके, तो इसीलिए ये नहीं हो पाया एनालिसिस, बट डोंट वरी, वी विल कवर इट राइट नाउ राइट अवे। एंड हमारा आज का जो एनालिसिस होने वाला है उसमें हमारा जो मेजर टॉपिक होने वाला है, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, दैट इज रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी। एंड इंडिया हैज इशूड अ नोटिस टू पाकिस्तान ओवर इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये क्या है, ये ट्रीटी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कई और भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स एंड करंट अफेयर्स आज द हिंदू में पब्लिश हुए हैं, 2-3 दिनों में हुए हैं। जैसे कि एक जो आर्टिकल आया है, दैट इज अगेन रिगार्डिंग दिस चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। तो हमारे देश में नामीबिया से ऑलरेडी कुछ चीता आए हैं, 8 चीताज हम लेकर आए हैं। इसके अलावा कुछ और चीताज हम लाने वाले साउथ अफ्रीका से, इसके बारे में न्यूज़ है। दूसरा एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक जो कि है अडानी ग्रुप के बारे में। अगर आप लोग थोड़ा भी फाइनेंस को, सेंसेक्स को फॉलो करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा शेयर्स किस तरह से अडानी ग्रुप के गिरे हैं। बहुत ज़्यादा गिरे हैं अडानी ग्रुप के शेयर्स और उसके कारण पूरी की पूरी मार्केट इकोनॉमी जो है इंडिया की, उसमें एक फॉल देखने को मिला है। तो क्या है इसके पीछे, क्या ऐसा रिपोर्ट आ गई, क्या ऐसे डाटा रिलीज हो गए इसको लेकर, क्या ऐसा लीक हो गई है इन्फॉर्मेशन कि इसके अडानी ग्रुप के शेयर्स इस तरह से गिरते जा रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसी के साथ आप कई सारे और टॉपिक्स देखोगे, जैसे जापान का एक न्यूक्लियर प्लांट था जिसका नाम है फुकुशिमा। ओके, यहाँ पे एक बड़ा सा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था जब सुनामी आई थी, 2004 की बात है ना। और इस टाइम पे फुकुशिमा में जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, यहाँ पे काफ़ी सारा वाटर था जो कंटैमिनेट हो गया था रेडियो एक्टिव रेडिएशन से। उसको जापान ने डिसाइड किया है कि वो जो हमारा पैसिफिक ओशन है उसमें रिलीज करेंगे। तो दुनिया भर टेंशन में है, पूरी दुनिया की, भाई पैसिफिक ओशन में अगर इस तरह का पानी रिलीज होगा तो ये कैंसर कॉजिंग हो सकता है फॉर मल्टीपल कंट्रीज एंड फॉर ऑल द ह्यूमन हैबिटेशन। इसके अलावा ये इंडस वाटर ट्रीटी का तो इशू है ही, और भी कई सारे इश्यूज हैं, आज देखेंगे सभी को। ओके, शुरुआत करेंगे आज के एनालिसिस की। सिर्फ 120 डेज बचे हैं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में, सो दिस इज अ बिग अलर्ट फॉर ऑल ऑफ देम जो 2023 का यूपीएससी प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने वाले हैं। कंसिडर दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा यूपीएससी है ना, बड़ा प्रीलिम्स जो है स्पेशली बड़ा ट्रिकी हो गया है, ठीक है। और इसको अगर आपको क्लियर करना है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड, और इसी के लिए आपको और फोकस बनाने के लिए वी हैव ब्रॉट दिस रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम जिसका नाम है लक्ष्य प्रोग्राम, जिसमें हम 23 रुपीज़ में 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी आपसे करवा रहे हैं। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगी जो ऊपर लिंक हो रहा है। इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर दिस यू कैन एनरोल वाया द परचेज लिंक गिवन इन द कमेंट सेक्शन। और एक बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि ये जो 23 रुपीज़ वाला जो प्रोग्राम है ना, ये 23 रुपीज़ तक का सिर्फ 1-2 दिनों के लिए है। फ्रॉम द कमिंग 31 जनवरी इसके प्राइजेस हम बढ़ाने वाले हैं। ओके, तो प्लीज सी कि अगर आपको एनरोल करना है आप इसके पहले कर लो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड द लिमिट ऑफ आर एनरोल्ड सीट्स। हमने कुछ एक डिसाइड किया था, एस्टिमेट किया था कि इतनी सीट्स हम देंगे इसमें, वो हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं नंबर। तो इसीलिए अब अगर आपको एनरोलमेंट लेना है तो 31 जनवरी से इसके प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आर आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल जो है द हिंदू का आज का यानी कि 28 जनवरी का आर्टिकल है, यू कैन रिलेट इट टू इंटरनेशनल रिलेशंस। टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इंडस रिवर को लेकर एक ट्रीटी हुई है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है इंडस रिवर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में बहती है। अगर नहीं पता तो अभी मैप दिखाऊंगी, समझ में आ जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच ही इंडस रिवर बहती है। ओके, और इंडस रिवर जो है वो शुरू चाइना से होती है। इंडस रिवर का जो ओरिजिन है वो चाइना से होता है, ऐसे आप देखोगे तो प्रॉपरली, ठीक है। इंडस के साथ साथ सतलुज एक इसकी ट्रिब्यूटरी है, उसका भी जो ओरिजिन है वो चाइना से होता है। पर मेजर जो रिवर्स आती है इंडस रिवर सिस्टम के अंतर्गत वो इंडिया से ओरिजिन होती है। इंडिया से ओरिजिन होके फिर पाकिस्तान में जाती है, इसीलिए इंडिया को हम अपर रिपेरियन कंट्री कहते हैं। यानी कि अभी भी इंडस रिवर का जो कंट्रोल है वो इंडिया के पास है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ इंडस रिवर के वाटर को शेयर करता है, और ये हुआ है एक एग्रीमेंट, एक ट्रीटी के थ्रू जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। ये 1960 की ट्रीटी है।
ठीक है। अभी देखो पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ये ट्रीटी क्या है, फिर आगे की बात करूंगी। तो देखो ये चीज, ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर ये चाइना से निकल रही है, और सतलुज रिवर ये यहाँ से चाइना से निकल रही है। दोनों चीजें याद रखना, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है, दिस हैज बीन इन न्यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, काफी कंट्रोवर्सीज में रहा है। बीच में तो ऐसा भी हो गया था कि हमारे जो होम मिनिस्टर है, उस टाइम होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने तो बोल दिया था कि हम इससे विड्रॉ कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी से, हम पाकिस्तान को नहीं देंगे पानी। यहाँ तक बात आ गई थी जब पाकिस्तान ने हमारे उरी पे अटैक किया था, उस टाइम की बात है, पठानकोट वगैरह पे जो अटैक्स हुए थे उसके टाइम की बात है, कि इंडस वाटर ट्रीटी से इंडिया बाहर तक निकलने वाला था, लेकिन नहीं निकला। और अगर आज आप देखोगे ना, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतने इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी ये इंडिया को दिखाता है कि इंडिया कितना रिस्पॉन्सिबल पावर है, इंडिया कितना इम्पोर्टेंट कंट्री है इस रीजन का, कि भैया इतने कट्टर दुश्मन हैं हम, फिर भी हम वहां पे ह्यूमैनिटी को नहीं भूलते। हम ये नहीं भूलते कि भाई हमारा जो इंडस वाटर है, इंडस रिवर सिस्टम है, उसी पे पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द जनता डिपेंड करती है। और इसीलिए हम इंडस वाटर को पाकिस्तान के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो गए। शेयरिंग इस तरह से हुई कि आप लोगों को पता होगा, इंडस वाटर रिवर, जो इंडस रिवर सिस्टम है, उसमें इंडस रिवर आती है पहली। इसके अलावा इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? झेलम है, ठीक है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है, और ब्यास है। ओके। तो ये बेसिकली 5 ट्रिब्यूटरीज और खुद एक रिवर इंडस, तो टोटल मिला के 6 रिवर्स हो गई। ये इंडस, झेलम, चिनाब जो है, ये थोड़ी सी वेस्ट साइड पे ओरिएंटेड रिवर्स हैं, और रावी, सतलुज, ब्यास जो है, ये ईस्टर्न रिवर्स कही जाती हैं। तो डिसाइड ये हुआ इस वाटर ट्रीटी में कि जो ये 3 रिवर्स है ना, वेस्ट साइड वाली, इनका 80% जो पानी है उसके ऊपर कंट्रोल पाकिस्तान का होगा, 20% कंट्रोल इंडिया का होगा। बाकी जो ईस्टर्न रिवर्स है वो इंडिया की रिवर्स है, ठीक है। तो वेस्टर्न रिवर्स झेलम, चिनाब और इंडस, इसके ऊपर जो थे मेजॉरिटी राइट्स पाकिस्तान के होंगे। इंडिया के राइट्स लिमिटेड थे, जैसे कि इरिगेशन के लिए या रन ऑफ रिवर पावर प्लांट बनाने के लिए, लिमिटेड स्टोरेज के लिए, नॉन कंडक्टिव यूज के लिए इंडिया इन रिवर्स को यूज कर सकता है। और ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर तो इंडिया के सारे राइट्स हैं, जैसे सतलुज, ब्यास और रावी के ऊपर, ठीक है। अब ये जो पूरा काम हुआ, ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई, ये हुई कैसे, कैसे ये चमत्कार हो गया? तो चमत्कार हुआ वर्ल्ड बैंक के कारण, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने ही इस ट्रीटी को ब्रोकर करवाया था। यहाँ पे बेसिकली वर्ल्ड बैंक बीच में आया और बोला कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा। तो ट्रीटी साइन करनी थी। ट्रीटी साइन करने के लिए वर्ल्ड बैंक बीच में आया और इन्होंने नेगोशिएशन करे, 8 साल तक नेगोशिएशन हुए, फाइनली 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई। और उसके बाद इंडस वाटर कमीशन बनाया गया। और इंडस वाटर कमीशन हर 5 साल में एक जनरल इंस्पेक्शन करता है कि भाई कहीं पे भी ये वायलेशन वगैरह तो नहीं हो रहा। और अगर यहाँ पे किसी को भी, किसी भी पार्टी को, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो वो इस इंडस वाटर कमीशन के थ्रू आपस में मिलके यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। इसका मैकेनिज्म ये है, अगर इंडिया या पाकिस्तान को किसी को भी इसमें लगता है कि भाई वायलेशन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इंडस वाटर कमीशन को इन्वॉल्व करो, और यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल पर्सन या इंडिपेंडेंट न्यूट्रल एंटिटी को आप ला सकते हो, जो आपके इस इशू को रिजॉल्व करे। लेकिन अभी मुद्दा क्या हुआ है? मुद्दा ये हुआ है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हम बना रहे हैं कुछ, इंडिया बना रहा है कुछ पावर प्लांट्स, कुछ डैम्स बना रहे हैं हम, जैसे किशन गंगा है, रातले है, ये जो है मेजरली डैम्स हम बना रहे हैं। ओके। और इन डैम्स को लेकर पाकिस्तान को तकलीफ है, और पाकिस्तान ने हमसे बात भी नहीं करी, और पाकिस्तान सीधे चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो द हेग नीदरलैंड में है, और वहां पे जाके इन्होंने अपनी अर्जी लगा दी। तो इंडिया बड़ा नाराज हो गया। इंडिया ने बोला कि भाई हम इतने टाइम से ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी करके इंडस वाटर ट्रीटी निभाते आ रहे हैं, चाहे तुम हमारे साथ कुछ भी करो, हम फिर भी इंडस वाटर ट्रीटी निभाते आ रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए, कि भाई तुम्हारा जो सिविलियन है, तुम्हारी जो आवाम है, तुम्हारे जो सिटीजन है, वो भूखे ना मर जाए, वो प्यासे ना मर जाए, इन चीजों को सोचकर हम अभी भी इसको निभाते आ रहे हैं। तुम्हें दिक्कत हुई, तकलीफ हुई, तो आके इसी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसके थ्रू रिजोल्व करो ना। तुम कहाँ चले गए वहां पे, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कहाँ से चले गए? तुमने हमसे तो बात ही नहीं करी, तुम यूनिलेटरल डिसीजंस ले रहे हो, तो फिर हम लेंगे डिसीजंस, तो तुम रोना मत बैठ के। ओके। तो ये पूरी बात हुई। तो बेसिकली देखो क्या हुआ,
कि 62 ईयर्स पुरानी इंडस वाटर ट्रीटी है। इसमें इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान अकेले पहुंच गया ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास, और इनको जाके बोलता है कि भाई ये यहाँ पे इंडिया दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है जम्मू कश्मीर में, जो कि इस ट्रीटी को वायलेट करते हैं। तो इंडिया ने बोला चलो माना, माना कि तुम्हें तकलीफ है इससे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म हमारी इस इंडस वाटर ट्रीटी में है पहले उसको तो एग्जॉस्ट करो, अगर वो नहीं होता है, उससे तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तब जाओ तो समझ में आता है। और ये दो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक है किशनगंगा, एक है राट लेक, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है। और पाकिस्तान से इसीलिए इंडिया नाराज हो गया कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, अगर यही करना है तो ठीक है आ जाओ टेबल पे बैठ जाते हैं, हम तुमको नोटिस जारी कर रहे हैं, अब इंडस वाटर ट्रीटी में हम करेंगे अमेंडमेंट, और अब तुमने हमारी नहीं सुनी तो हम भी तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तो अब होगी यहाँ पे अमेंडमेंट, और इसीलिए इंडिया ने नोटिस जारी किया पाकिस्तान को। अभी क्या अमेंडमेंट सोचे हैं इंडिया ने, ये अभी हमको क्लियर नहीं है कि क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज होने वाले हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ इतनी चीज क्लियर है। तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में सितंबर में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में साइन हुई, वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया, और साथ में यहाँ पे जो कंट्रीज हैं उन दोनों की, जैसे जो भी कंट्रीज हैं इंडस वाटर ट्रीटी के आसपास जैसे इंडिया और पाकिस्तान, इन्होंने अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस माने। इसमें ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, और इसमें डिटेल्ड रेगुलेशन जो है उसके लिए यहाँ पे बातचीत होती है कि भाई बिल्डिंग, अगर आपको वेस्टर्न रिवर्स पे कोई डैम वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह बिल्ड करना है तो उसके लिए भी आपको डिटेल्ड रेगुलेशन इसके अंतर्गत दी गई है। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इशू की तरफ। नेक्स्ट इशू जो है ये कल का यानी कि 27 जनवरी का है, पेज नंबर 7 पे आया था, साइंस इन टेक्स्ट से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। इंडिया फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन टू बिगिन बाय जून एंड जुलाई। तो बेसिकली सन को स्टडी करने के लिए हम अपना एक बड़ा सा मिशन भेजने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है आदित्य। आदित्य आप संस्कृत में देखोगे तो आदित्य का मतलब सूरज होता है, सन होता है। आदित्य L1 इसका नाम रखा गया, ये L1 का क्या मामला है वो भी समझाऊंगी। तो देखो इसरो जो है, इसरो आदित्य L1 मिशन जून जुलाई तक भेजने की तैयारी में लग रहा है। और आदित्य L1 जो है ये पहला इंडिया का स्पेस मिशन है जो सन के कोरोना सोलर कोरोना को स्टडी करने जा रहा है। तो आदित्य L1 मिशन जो है वो इसरो लॉन्च कर रहा है L1 ऑर्बिट पे। L1 क्या है भाई, L1 बेसिकली एक लोकेशन है, ठीक है। L1 का फुल फॉर्म है लेंग्रांजे पॉइंट। ये लेंग्रांजे पॉइंट क्या है, देखो आसान सी भाषा में बताऊं तो हमारा, देख रहे हो ये सन है, इसके आसपास अर्थ होगा, अर्थ के आसपास कहीं मून होगा, तो ये सब सेलेस्टियल बॉडीज है ना, कोई भी पोजीशन ऐसी नहीं है जहां पे सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाए। तो ये जो लेंग्रांजे पॉइंट्स हैं वहां पे ऐसा माना जाता है, टोटल 5 पॉइंट्स हैं, और ये माना जाता है कि ये ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे स्पेस में जहां पे, जैसे मान लो ये है एक लेग्रांजे पॉइंट, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल, सन की ग्रेविटेशनल पुल, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पुल, ये सब बैलेंस आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये है एक स्टेबल पॉइंट हो गया, एक इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हो गया, ये लेग्रांजे पॉइंट है, ठीक है। ऊपर ऊपर से मोटे मोटे तौर पे ही समझ सकते हो, अभी डिटेल में भी बताऊंगी, ठीक है। तो L1 जो है वो लोकेशन है लेग्रेंजियन सिस्टम का, लेग्रेंजियन पॉइंट का, और L1 ऑर्बिट में हम आदित्य मिशन को भेजने वाले हैं सन को चेकआउट करने के लिए, सन को वॉच रखने के लिए सन के ऊपर। आदित्य L1 में 7 पेलोड्स होने वाले हैं, जिसमें एक विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ होने वाला है। इसके अलावा 6 और पेलोड्स इसमें होने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे सन पे इसको भेज इसलिए रहे हैं कि हम ये समझ पाए कि सन की अलग अलग लेयर्स कैसे काम करती है, और एक ही टाइम पे सन की अलग अलग लेयर्स में क्या हलचल होती है, और उसके कारण अर्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये सब चीजें हम समझ पाए। इसीलिए हम सन के ऑर्बिट में, सन के आसपास एक ऑर्बिट में लैग्रांजे पॉइंट नंबर 1 पे आदित्य L1 मिशन को भेज रहे हैं। ओके, अगर देखो बात करें आदित्य L1 मिशन की, तो ये पहला स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन होने वाला है जो लेग्रांजियन पॉइंट 1 से सन को यहाँ पे मॉनिटर करेगा, सन अर्थ सिस्टम को समझेगा। लगभग ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर रहेगा अर्थ से। और ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रपोज किया गया था सबसे पहले आदित्य 1 नाम से, ठीक है, और बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, आदित्य L1 रखा गया, ठीक है। इसका नाम संस्कृत नाम के ऊपर है आदित्य। ओके, और ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को यहाँ पे यूज करके लॉन्च करने की तैयारी अभी हो रही है। ओके, इसके अलावा कुछ और मिशंस भी सन पे गए हैं। पहला है नासा का पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है, ये गया था ये चेक करने के लिए कि किस तरह से एनर्जी और हीट मूव करती है सन के कोरोना से बाकी लेयर्स तक। ओके, और दूसरा हेलियोस 2 सोलर प्रोब, ये भी नासा का और पहले जो जर्मनी था उसकी स्पेस एजेंसी का जॉइंट वेंचर था, ठीक है, जो 43 मिलियन किलोमीटर्स पास गया था सन सरफेस के।
ओके, तो नासा का पार्कर सोलर प्रोब और हेलियोस, उसके अलावा आदित्य अभी है। लैग्रांजियन पॉइंट्स की बात करें तो ये स्पेसिफिक लोकेशन है जहां पे कोई भी दो लार्ज बॉडीज की ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाता है, जैसे अर्थ मून हो गया या अर्थ सन हो गया, इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलेंस हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप सभी को पता होगा, आई होप, है ना। आपने पढ़ा होगा ना न्यूटन का कि एप्पल गिरा, वो क्या था, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही गिरा। और दूसरा होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बेसिकली दो सेलेस्टियल बॉडीज जो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, वो होता है ग्रेविटेशन फोर्स। दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अगर आप इस तरह से सर्कुलर मोशन में अगर घूम रहे हो तो आपके ऊपर एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो आप जब टर्न लेते हो ना, तो वहां पे जैसे मान लो एक, ये कोई एक सर्कल है और वहां पे आप एक व्हीकल से जा रहे हो, आप टर्न लेते हो, तो जो फोर्स आप महसूस करते हो ना, दैट कैन बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो यहाँ पे सारे फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाते हैं और ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है L1 से लेके L5 तक। इसमें देख रहे हो ये L1, L2 और L3 ये सिंगल स्ट्रेट लाइन में है। ये तीनों पॉइंट जो है ना, इनको अनस्टेबल पॉइंट्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप कोई चीज को रखोगे, कोई भी कंपोनेंट को, तो वो एकदम इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। L4 और L5 जो है ना, ये एकदम इक्विलिब्रियम वाले एकदम स्टेबल लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं। ओके, ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इशू की तरफ। तो चीटा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। देखो भाई, चीता प्रोजेक्ट जो है ये 28 जनवरी की न्यूज़ है। ओके, और ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। चीता प्रोजेक्ट जो है ये अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका हमारी मदद करने वाला है इस चीता प्रोजेक्ट में। फिर से हम री इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कुछ चीतास को हमारे देश में। ओके, और इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में इसको लेकर एक MOU वगैरह भी साइन हुआ है, जिसमें हमने ये देखा कि 12 चीतास को हम इंडिया लाने वाले हैं साउथ अफ्रीका से, अफ्रीकन चीतास होने वाले हैं। और इनको कूनो नेशनल पार्क में हम रीइंट्रोड्यूस करने वाले, जैसे नामीबिया से भी हम 8 चीतास लाए और उनको भी हमने कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया, वैसे ही ये साउथ अफ्रीका से आने वाले चीतास को भी हम कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस करने वाले। याद रखना, कूनो नेशनल पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम प्रीलिम्स। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में है। ओके, और ये बेसिकली हम कर रहे हैं कंजर्वेशन को और बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए अपने देश में। ओके, तो बात कर लेते हैं जरा चीता की। तो चीता जो है, इसका बोटनिकल नेम जो है, जो साइंटिफिक नेम है, वो है एक्टिनोनिक्स जुबाटस। ओके, ये ओल्डेस्ट है बिग कैट स्पीशीज में। और आप देखोगे कि इनका जो एग्जिस्टेंस है, इनके एंसेस्टर्स का एग्जिस्टेंस 5 मिलियन ईयर्स अगो से माना जाता है, मियोसीन एरा से। ओके, चीता जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। और देखो, चीता में भी ना दो तरीके की स्पीशीज है, एक है एशियाटिक और दूसरी है अफ्रीकन। तो अभी हम जो इंपोर्ट करने वाले ना, हमारे देश में री इंट्रोड्यूस करने वाले, वो अफ्रीकन चीता है। और ये IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। ओके, ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। और एशियाटिक चीतास की अगर मैं बात करूं, तो एशियाटिक चीतास जो है ये आते हैं IUCN के हिसाब से क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। जो एशियाटिक चीतास है, पहले इंडिया में भी हुआ करते थे, लेकिन ड्यूरिंग अराउंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1952 के आसपास, ये जो एशियाटिक चीताज है हमारे देश से खत्म हो गए। लास्ट छत्तीसगढ़ में देखे गए थे, उसके बाद ये खत्म हो गए। अभी एशियाटिक चीता सिर्फ और सिर्फ ईरान में मिलते हैं, वहां पे भी ज्यादा नहीं बचे हैं, 50 के आसपास कुछ बचे हैं। और ईरान से पहले हमने कोशिश करी थी ईरान से मंगवा ले एशियाटिक चीताज, तो हमारे देश में उनको एडजस्ट ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने देने से मना कर दिया कि नहीं भाई, हमारे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो जाएगी। तो हमने फिर अफ्रीकन चीताज लाने का सोचा। अफ्रीकन चीताज अभी भी काफी प्रेजेंट है। और राइट, बात करते हैं आगे। तो देखो, जो हमारा अफ्रीकन चीता है वल्नरेबल है IUCN कैटेगरी के हिसाब से। लास्ट स्पॉट जो किया था 1947 में, और इसके अलावा हमारे देश से इनको एक्सटिंक्ट बना दिया गया 1952 में, मतलब घोषित कर दिया गया कि इंडिया में चीतास नहीं है अब। ओके, 1952 की बात है। एशियाटिक चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं और आज की डेट में सिर्फ ईरान में मिलते हैं। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो है, इसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में जो है, वो यहाँ पे सारा चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम को देख रहा है। 260 करोड़ रुपीस का यहाँ पे बजट इसके लिए लाया गया है। कूनो नेशनल पार्क श्योपुर में है, मध्य प्रदेश के, और एक मोरेना डिस्ट्रिक्ट, श्योपुर और मोरेना डिस्ट्रिक्ट में आता है ये कूनो नेशनल पार्क। ग्वालियर चंबल रीजन में आता है ये, ठीक है। और ये जो है, ये पहला चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो है, ये पहला, दुनिया का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ईरान का क्या सीन है, एशियाटिक चीता क्या है, अफ्रीकन चीता क्या है, सब कुछ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ, विच इज द इशू ऑफ 27 जनवरी
बेसिकली इशू ये है कि फुकुशिमा प्रोजेक्ट, फुकुशिमा एक यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट हुआ करता था, कहाँ पे, जापान में। जापान में ये न्यूक्लियर प्लांट हुआ करता था। जापान के 4 आइलैंड हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका? होन्शु, होकाइडो, ओके, शिकोकू एंड क्यूशू। ये याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 4 इसके आइलैंड हैं, और इन 4 आइलैंड्स में से फुकुशिमा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे लाई करता है, मुझे जरा मैप में, एटलस में देख के जरूर बताना आज के कमेंट सेक्शन में, ओके। तो वो लोग होंगे जो हमारे स्टार परफॉर्मर्स होंगे ना, जो लोग इसका जवाब देंगे। ऑल राइट। अच्छा, जिनको नहीं पता ना, हमारा ज्योग्राफी मैपिंग का फर्स्ट सेशन जो है वो लॉन्च हो चुका है हमारे चैनल पे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसको वॉच आउट नहीं किया तो एक बार देख लेना, ओके। हाँ जी, तो हम यहाँ पे थे कि आप मुझे बताओगे कि फुकुशिमा कहाँ पे आता है, कौन से आइलैंड पे आता है। तो देखो, मुद्दा ये है कि फुकुशिमा यहाँ जापान में फुकुशिमा है, और फुकुशिमा में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ। ये न्यूक्लियर डिजास्टर की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मार्च 2011 के आसपास यहाँ पे सुनामी आई थी। मैंने शायद स्टार्टिंग में 2004 कह दिया था, तो उसके लिए आई एम सॉरी। सुनामी आई थी यहाँ पे 2011 में, और यहाँ पे फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जो था उस पे यहाँ पे ये सुनामी ने अफेक्ट किया, और यहाँ के जो डीजल जनरेटर्स थे उसको डैमेज कर दिया। यहाँ पे जो लॉस ऑफ पावर हुआ, उसके चक्कर में कूलेंट सप्लाई नहीं हो पाया, और बैकअप सिस्टम भी डिसेबल हो गया। इन सब के चक्कर में क्या हुआ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया। जो वाटर था उसमें रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन थी वो मिक्स हो गई। यहाँ पे जो रिएक्टर्स थे उन्होंने रेन वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों को कंटामिनेट कर दिया। और जापान अब ये कह रहा है कि उस पानी को ही ये पैसिफिक ओशन में ड्रेन आउट करने वाले, रिलीज करने वाले आने वाले 30 सालों में, नेक्स्ट 30 ईयर्स में। तो टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है, वो इसके पीछे है। जापान एक्सपेक्ट कर रहा है कि सारे पानी को, 1.25 मिलियन टन ऑफ वेस्ट वाटर है जो फुकुशिमा में कंटेमिनेट हो चुका है, उसको पैसिफिक ओशन में ये ड्रेन आउट करेंगे। और इसके लिए $76 बिलियन का इन्होंने बजट भी तय कर लिया है। इनके कैबिनेट ने अप्रूवल भी दे दिया है। तो इसको लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है कि भाई तुम ऐसे थोड़ी कर सकते हो, तुम्हारे यहाँ पे जो पानी कंटेमिनेट हुआ है उसको तुम पूरे वर्ल्ड ओशन में मिला लोगे तो वो तो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करेगा, ऐसे कैसे चलेगा। ओके, अभी कम से कम स्टोर्ड है, तो कम से कम बाहर दुनिया को तो खतरा नहीं है। ऐसे तो तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे कारण दुनिया को भी खतरा हो जाएगा। तो ये वाटर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये डिजास्टर हुआ था उसके चक्कर में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स लीक हो गए थे, और इस पानी में जाके मिल गए। और ये चीज जो है ना, यहाँ पे देखो, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, ट्रीटियम है, रायोडियम है, इस तरह के कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो वाटर में बड़ी आसानी से मिल गए, और इनके चक्कर में ये वाटर कंटेमिनेट हो गया। तो ये वाटर को ट्रीट करने के लिए क्या किया गया? तो टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है जो फुकुशिमा फैसिलिटी को ऑपरेट करती है, इन्होंने बोला कि भाई हमने वाटर को ट्रीट किया और हमने ऑलमोस्ट सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स रिमूव कर दिए हैं। लेकिन भाई इनका कहना यह है कि हमने जो स्टैंडर्ड परमिटेड लिमिट है ना ट्रिटियम की, उससे 1/40th टाइम्स हमने इसको कम कर दिया है। पर ये नहीं है कि देखो इस वेस्ट वाटर में ट्रिटियम हो ही ना, है पर कम है, ओके। पर टेप्को जो है, ये जो टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है, वो बार बार कह रही है हमने ये सारे रेडियो न्यूक्लाइड्स हटा दिए हैं एंड सो ऑन। लेकिन पॉइंट ये है, जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका कहना ये है कि इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को हटाना पॉसिबल है ही नहीं, रिमूव करना इसको पॉसिबल है ही नहीं। जो टेप्को ये बार बार कह रहा है कि हमने रिमूव कर दिया, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो बहुत डिफिकल्ट है, इतनी आसानी से नहीं होता। और ये बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है ये ट्रिटियम। और दूसरी चीज ये कि इस ट्रिटियम वाले पानी के चक्कर में जो भी लोग इसके कांटेक्ट में आएंगे ना, उनको कैंसर जैसे डिसीजेस के रिस्क है, ओके। और दूसरी बात ये है कि मान लो ये पानी आपने पैसिफिक ओशन में छोड़ा, ये पैसिफिक ओशन में जितनी भी मरीन लाइफ है वो इसको कहीं ना कहीं तो एब्जॉर्ब करेगी, और ये ट्रिटियम जैसी जो चीजें हैं ना वो बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं लिविंग क्रिएचर्स की बॉडीज में। तो अगर ये मरीन क्रिएचर्स ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो एक तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस का प्रॉब्लम है, और दूसरी चीज, अगर किसी ने इस मरीन लाइफ को, जैसे क्रैब्स वगैरह लोग खाते हैं ना, फिशेस वगैरह खाते हैं, तो ऐसी चीजें अगर किसी ने कंज्यूम करी तो उसको भी कैंसर हो जाएगा, और वहां से चीजें फैलती जाएंगी। तो इट इज गोइंग टू बी अ बिग डिजास्टर फॉर ऑल ऑफ अस, ओके। तो यहाँ पे ये टेप्को का जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है उसके ऊपर क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। एक तो ट्रीटियम है, दूसरा इसके अलावा रुथेनियम है और प्लूटोनियम, ये कुछ मेजर केमिकल्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। तो जापान के पास क्या कोई ऑप्शन नहीं है? पूरी दुनिया भर उनको कह रहा है कि भाई देखो, जो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं ना, इनका एक फंडा होता है। फंडा ये होता है
कि अगर आप इन आइसोटोप्स को काफी लंबे टाइम तक स्टोर करके रखो, उस अगर आप इनको एक लंबे टाइम तक, एक थ्रेशोल्ड टाइम तक स्टोर करके रखोगे ना, तो इनकी जो रेडियो एक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जो है ना इनकी कम हो जाती है, मतलब ये धीरे धीरे डेड होने लगती है इनकी रेडियो एक्टिविटी। इस टाइम को कहते हैं हम हाफ टाइम। ओके, तो ये हाफ टाइम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे ट्रिटियम हो गया, रुथेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, इनके लिए हाफ टाइम 12-13 साल है। तो पूरी दुनिया कह रही है कि जापान तुम 12-13 साल और रुक नहीं सकते, तुम इस 12-13 साल तक इसको स्टोर करके रखो, इसकी रेडियो एक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी, फिर कर देना डिस्चार्ज। तो जापानीज गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसा थोड़ी होता है, फुकुशिमा ऑलरेडी अनइनहेबिटेबल प्लेस है, वहां पे हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं कि हम इतना पानी रख सकें। और इनका कहना है कि बाकी लोग भी यही करते हैं, बाकी न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले भी यही करते हैं कि फ्लश आउट कर देते हैं इसको हाई सीज में, तो हम कर रहे हैं तो क्या तकलीफ होगी, एंड सो ऑन। ओके, तो पैसिफिक ओशन क्या अफेक्ट होगा? बिल्कुल अफेक्ट होगा। चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, ये बड़े इनकी नींदें उड़ी पड़ी है, ठीक है, इन कंट्रीज की, क्योंकि इन्हीं के आसपास सबसे ज्यादा पैसिफिक ओशन और जापान वाला रीजन पड़ता है। तो इनको डर है कि इसके कारण न्यूक्लियर कंटेमिनेशन हो सकता है। जबकि यूएस जो है, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इसमें जापान के साथ है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैसे अफेक्ट होगा? तो देखो, ग्लोबल रेपोकशंस तो होंगी, जैसे कि आज के पहले भी देखा गया, जब भी कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ है उसके ग्लोबल रेपोकशंस रहे हैं। फुकुशिमा डाइची इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद से न्यूक्लियर पावर को लेकर ही पूरा एक ग्लोबल अपोजिशन देखने को मिला था। लोगों ने ये बोला कि भाई न्यूक्लियर पावर रखो ही मत, देशों में रखो ही मत, क्योंकि जितना प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा तो नुकसान हो जाता है। हम बार बार बोलते हैं न्यूक्लियर पावर क्लीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, तो क्लीन एनर्जी के चक्कर में, एनवायरमेंट को बचाने के चक्कर में ह्यूमैनिटी का कितना लॉस हो रहा है वो भी तो देखना चाहिए। और जापान ने खुद ने अपना जो न्यूक्लियर पावर का कॉन्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रिसिटी में, उसको बहुत कम कर दिया। पहले 30% था, अब 5% रह गया है। लेकिन इंडिया और चाइना अलग रूट पे है। इंडिया और चाइना क्योंकि अभी डेवलप ही हो रहे हैं, तो इंडिया और चाइना ने बोला भाई हमको तो एनर्जी की जरूरत है, हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है, हम न्यूक्लियर एनर्जी के बिना काम नहीं कर सकते। तो इंडिया भी इस रास्ते पे चला हुआ है कि इंडिया ने बोला हम तो अपना न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बढ़ाएंगे, और वो भी रशिया की मदद से, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मुद्दा ये खड़ा होता है कि किस तरह से इस ट्रीटेड वाटर को या अनट्रीटेड वाटर को डिस्पोज किया जाएगा। ओके, ये था पूरा मुद्दा। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये है 26 जनवरी का एक मुद्दा। 26 जनवरी को एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट जो पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग बोल सकते हो, हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग रिसर्चर्स हैं ये, ठीक है, और ये जो है ये यूएस बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली चेकआउट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिग नेम्स हैं, इंडस्ट्रियल नेम्स, उसमें कहीं इरेगुलरिटीज तो नहीं है, कुछ धांधली तो नहीं हो रही है, इस तरह की चीजें चेकआउट की जाती है। और इस हिडनबर्ग रिसर्चर्स ने एक रिपोर्ट जारी करी इंडिया की सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप के बारे में, जिसका नाम है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप के बारे में इन्होंने ये रिपोर्ट जारी करी कि अडानी ग्रुप के जो शेयर्स है, ये शेयर्स ओवर प्राइस्ड हैं। इनके बारे में जो इनके शेयर्स के जो प्राइजेस हैं, उसको जबरदस्ती हाइप क्रिएट करके इतना हाई रखा गया है, ओवर प्राइस्ड इनके शेयर्स हैं। और इनके शेयर्स में वो बात है ही नहीं कि इतना प्राइस हो। दूसरी बात, अडानी ग्रुप के ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन के चार्जेस लगाए गए हैं, स्टॉक मैनिपुलेशन के। ओके, स्टॉक मैनिपुलेशन के चार्जेस लगाए गए हैं। इसके अलावा अडानी ग्रुप के ऊपर यहाँ पे ये चार्जेस है कि भाई तुम जो ना टैक्स इवेजन कर रहे हो, टैक्स इवेजन आप लोग कर रहे हो, इसके भी चार्जेस यहाँ पे अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए गए हैं। इसी के साथ में देखो, यहाँ पे अडानी ग्रुप्स के जो शेयर है ना, वो इतनी तेजी से गिरे हैं इस चक्कर में। पहले तो मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से मेजर इल्जाम है। तो देखो, एक तो हिंडनबर्ग रिसर्चर्स ने ये इल्जाम लगाया कि यहाँ पे स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है, यानी कि जबरदस्ती इनके शेयर्स की प्राइजेस बढ़ाए जा रहे हैं, एक्चुअल में इनमें कोई बात नहीं है। ये कैसे बढ़ाए जा रहे हैं अभी बताऊंगी, ठीक है, वॉश ट्रेडिंग हो रही है। दूसरी बात, मनी लॉन्ड्रिंग के इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए कि आप यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, टैक्स इवेजन कर रहे हो। इसके अलावा सर्कुलर ट्रांजैक्शंस के यहाँ पे इल्जाम लगाए गए हैं। सर्कुलर ट्रांजैक्शन का इल्जाम इसीलिए क्योंकि इनका कहना है कि आप जो है ना, आप अपना ही पैसा शेल कंपनीज के थ्रू घुमाते हो और अपने ही देश, अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट कराते हो, ये दिखाते हो कि देखो भाई लोग हमारी कंपनी में कितने इंटरेस्टेड हैं। और यही करते करते आपने टैक्स इवेजन किया है अच्छा खासा।
ओके। तो ये सब यहाँ पे किया कहा जा रहा है हिंडनबर्ग जो रिसर्चर्स हैं उनके कारण। और इस चक्कर में अडानी ग्रुप की जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर भाई साहब जो गिरे हैं। अभी आप चेक करोगे सेंसेक्स, सेंसेक्स चेक करना, गूगल पर टाइप करना सेंसेक्स, उसको देखोगे तो आप देखोगे कि किस तरह से सेंसेक्स गिरा है। ठीक है, 26 जनवरी के बाद से क्यों गिरा है, क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयर्स इतने ज्यादा गिरे हैं। और इसके कारण क्या होता है ना, जब एक इतनी बड़ी कंपनी के बारे में इस तरह की कोई धांधली वाली रिपोर्ट बाहर आती है ना, तो लोगों का ट्रस्ट हिल जाता है ना। और लोग बाकी सारे शेयर्स पे भी ट्रस्ट नहीं करते फिर, और इसीलिए फिर सेंसेक्स गिरने लगता है। तो यहाँ पे लगभग 8% से भी कई सारे इनके शेयर्स गिरे हैं। ओके। और ये कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप जो है कई जगह पे इन्होंने फ्रॉड्स किए हुए हैं। तो कैसे, ये क्या क्यों कहा जा रहा है, देखो अभी इसमें कुछ भी प्रूव्ड नहीं है, लेकिन ये सारे इल्जाम है। पहले ही मैं बता रही हूँ, दीज आर ऑल एलिगेशन। ओके। तो ये सारे एलिगेशन है, लेकिन इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक टर्म्स यहाँ पे यूज हो रही हैं। तो पहली चीज इन्होंने बोली है कि ओवर वैल्यूड शेयर हैं अडानी ग्रुप के। रिपोर्ट ने ये बोला कि ये जो अडानी ग्रुप है इनके शेयर्स बहुत ओवर वैल्यूड है कन्वेंशनल मेट्रिक्स के हिसाब से। दूसरा, डेट फ्यूल्ड बिजनेस है इनका। इनकी 7 में से 5 कंपनीज ऐसी हैं जो डेट पे चल रही है, मतलब जिनके जितने इनके करंट असेट्स नहीं है उससे ज्यादा इनकी करंट लाइबिलिटीज है, उससे ज्यादा असेट्स है। तो ये एक हेल्दी फाइनेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। आप देखोगे जैसे शार्क टैंक वगैरह भी आ रहा है ना, शार्क टैंक के बारे में भी ये चीज कही जा रही है कि जो बड़े बड़े शार्क्स वहां पे जैसे लेंसकार्ट वगैरह के लिए है, शुगर वगैरह कंपनीज है, उन कंपनीज का आप देखोगे तो वो बड़े बड़े लॉस में चल रही है, 100 करोड़ के ऊपर के लॉसेस चल रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो जितने असेट्स नहीं है उससे ज्यादा लाइबिलिटीज है। दिस इज नॉट अ हेल्दी फाइनेंशियल प्रैक्टिस। तीसरी चीज, प्रमोटर्स जो है यहाँ पे, प्रमोटर्स ही इन स्टॉक्स को प्लेज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स है ना, वही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडिशनल डेप्ट ले रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है बेसिकली समझो, मान लो ये एक पर्सन है, मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं गई बैंक के पास कि मुझे डेट चाहिए। बैंक ने बोला आपके पास है क्या, आपके असेट्स क्या है दिखाओ पहले हमको, हम हमारे पास गारंटी क्या रहेगी। तो मैंने बोला मेरे पास अडानी कंपनी के शेयर्स हैं। तो बैंक वाला समझेगा अरे वाह, अडानी कंपनी के शेयर्स तो बड़े पैसे, बड़े खतरनाक वैल्यूड हैं, बड़े हाई प्राइस वाले हैं, तो इस पर्सन को तो हम दे ही सकते हैं लोन, क्योंकि अगर मान लो ये लोन नहीं भी चुका पाया तो इसके अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो हम रख लेंगे। लेकिन बात ये है ना कि अडानी ग्रुप का जो शेयर्स है उसके इतना प्राइस है ही नहीं जितना उसका प्राइस लगाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप पार्ले जी लेने गए और आपको पता है कि पार्ले जी 5 रुपए का है, लेकिन मार्केट में हुआ मचा है कि पार्ले जी 5 रुपए का नहीं 100 रुपए का है। तो आप 100 रुपए का खरीद के ले आए। ठीक है, अभी अडानी ग्रुप के साथ भी यही हुआ है, अडानी शेयर जो है वो 100 रुपए में लोग खरीद के ले आए और अंदर की वैल्यू 5 रुपए भी नहीं है, ऐसे एलिगेशन है। तो ये डेट भी फिर खतरे में आ जाता है ना। तो प्रमोटर्स जो प्लेज कर रहे हैं स्टॉक्स को इस डेट के लिए, वो भी एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। इसके अलावा डाउट्स है मैनेजमेंट टीम को लेकर। टीम को लेकर ये डाउट्स हैं कि जो लोग इसका मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, संभाल रहे हैं फाइनेंस का, चीजें संभाल रहे हैं, वो खुद उनके ऊपर फ्रॉड के एलिगेशन है या ड्यूटी इवेजन के या स्कैम्स के एलिगेशन है। इनफैक्ट एक न्यूज ये भी आ रही थी, ट्विटर पे बहुत चल रहा है कि इनके जो बड़े बड़े जो फाइनेंसेस संभालते हैं ना वो लोग 23-24 साल के, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसके साथ जो प्रमोटर्स हैं उनका भी जो शेयर्स के ऊपर कंट्रोल है बहुत ज्यादा है। मतलब खुद ही के लोगों को आपने शेयर्स खरीदवा दी। जैसे होता है ना कि आप मान लो आपको कोई चीज बेचनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पार्ले जी बिस्किट बेचना है, या आपने कोई भी एक ब्रांड शुरू करी आपको वो बेचनी है। तो आप क्या करोगे, अपनी दुकान के ऊपर भीड़ इकट्ठा करोगे। ठीक है, भीड़ इकट्ठा करके लोग अट्रैक्ट होते हैं ना कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट होगा, तगड़ा होगा, तभी यहाँ पे इतनी भीड़ है। तो आपने क्या किया, अपने यार दोस्तों फैमिली वालों को यहाँ पे खड़ा कर दिया भीड़ बना के। ओके, और लोग देख के इनको अट्रैक्ट हुए, इन्होंने भी आके आपके शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए। तो वही किया है यहाँ पे अडानी ग्रुप ने। ऐसे एलिगेशन है कि अपने ही लोगों को अपनी ही कंपनीज को का यहाँ पे घुमा कर इन्होंने अपने ही शेयर्स खरीदवाए हैं, सो दैट दुनिया को लगे कि अरे इनके शेयर्स सब लोग खरीद रहे हैं तो हमें भी खरीदने चाहिए, और इसी तरह से इनके शेयर्स को हाई वैल्यू मिली है, ओवर प्राइस हुए हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी यहाँ पे एलिगेशन है कि इन्होंने खुद अपनी डिमांड पंप करी है। इन्होंने कुछ शेल कंपनीज बनाई है। ये एलिगेशन है कि अडानी ग्रुप ने अपनी कुछ शेल कंपनीज बनाई है, ऐसी कंपनीज जो पूरी तरह से पैसिव हैं, बिल्कुल एक्टिव नहीं है, और इनको बनाया ही इसलिए गया है कि टैक्स इवेजन कर सकें, और इन्हीं कंपनीज के थ्रू अपने ही कंपनी में, अपनी ही ओरिजिनल कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट करवाया है। तो मेजॉरिटी शेयर्स ये खुद ही होल्ड करते हैं। और वॉश ट्रेडिंग का मतलब क्या है, वॉश ट्रेडिंग हो रही है। वॉश ट्रेडिंग मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस है शेयर्स को खरीदने या बेचने की जिससे आप टोटल वॉल्यूम नंबर जो है ना उसको पंप अप कर सकते हो। जो मैंने ये वाली प्रैक्टिस बताई ना कि आपने भीड़ इकट्ठा कर ली, ठीक है, अपने ही लोगों को खड़ा करके, उससे आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़वा रहे हो। यही है पंप अप करना। तो यही पंप अप करने को ही वॉश ट्रेडिंग कहते हैं।
तो ये था पूरा मुद्दा। एंड देन हमारा आता है बांग्लादेश की जो हिल ट्राइब्स है, वो ये चाह रही है कि इंडिया उन्हें सपोर्ट करे अगेंस्ट एक्सटर्मिनेशन। एक्सटर्मिनेशन मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, बांग्लादेश और म्यांमार में कुछ ट्राइब्स हैं, उनको परसिक्यूट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, एथनिक क्लिनजिंग एक तरह से की जा रही है। इनका नाम है चिन कुकी मिजो। ये चिन कुकी मिजो तीन अलग नहीं है, एक ही ट्राइब है, ठीक है। इनका नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो इनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनकी मदद करें, जो एक्सटर्मिनेशन इनका हो रहा है चिttagong हिल ट्रैक्ट से, बांग्लादेश से, उसके अगेंस्ट जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो इनकी मदद करें, इनका ये कहना है। तो 300 लोग हैं इस ट्राइब से जिन्होंने अभी मिजोरम में आके शेल्टर लिया है और इंडिया इनको सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बांग्लादेश के चिttagong हिल ट्रैक्ट पे थे लोकेटेड, वहां से इनको भगा दिया गया है। ओके, और इनका कहना है कि ये यूएन का जो डिक्लेरेशन है, यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल, उसके अगेंस्ट बांग्लादेश की आर्मी काम कर रही है। ऑलराइट। तो देखो भाई, ऐसा है कि ये चिन कुकी मिजो ये है कौन बेसिकली, तो ये चिन्स है म्यांमार के, मिजोज है मिजोरम के, और कुकीज है बांग्लादेश के। सेम एंसेस्ट्री से आते हैं, और आज की डेट में ये एथनिक ग्रुप बने हुए हैं जो मिजो हिल्स पे रह रहे हैं। ये अपने आप को जो पीपल भी कहते हैं, जो। ओके। ये कुकी चिन जो है, ये चिttagong हिल ट्रैक में लोकेटेड थे बांग्लादेश में, जहां से इनको परसिक्यूट किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, और म्यांमार के आसपास भी ये रहते हैं। लेकिन इनकी उम्मीद ये है हमारे इंडिया से और इंडिया की लीडरशिप से कि इंडिया इनकी जो हक है बांग्लादेश और म्यांमार में वो दिलवाए। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा मुद्दा है। और इसी मुद्दे को लेकर अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एथनिक इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं हमारे मिजोरम में भी। तो ये कुकी चिन मिजो क्या है, आई होप आपको समझ में आया। एंड लास्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है पुतिन लास्ट नियो नाजीज ऑन होलोकास्ट मेमोरियल डे। तो पुतिन जो है, रशिया के प्रेसिडेंट जो है, इन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, और यूक्रेन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि यूक्रेन में कुछ नियो नाजी ग्रुप्स रहते हैं। नियो नाजी ग्रुप्स जो मेजोर मतलब बेसिकली नियो नाजी का कहने का मतलब है, जैसे नाजीज हुआ करते थे ना जर्मनी में, जो ज्यूज के ऊपर इतने अत्याचार करते थे, वैसे इनका कहना है रशिया वालों का कि यूक्रेन में भी इस तरह का एक ग्रुप है जो यहाँ पे सिविलियंस के ऊपर अत्याचार कर रहा है, और हम उन सिविलियंस को बचा रहे हैं, रशिया की आर्मी उन सिविलियंस को बचा रही है। ये क्लेम है यहाँ के प्रेसिडेंट पुतिन जी का। और ये सब इन्होंने कहा है आज के दिन, 27 जनवरी के दिन, बेसिकली 27 जनवरी को होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे होता है। होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे को आप आईआर से भी कनेक्ट कर सकते हो और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो क्या है ये होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे? देखो, होलोकास्ट का मतलब क्या होता है? होलोकास्ट का मतलब होता है कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड और सिस्टमैटिक तरीके से आप किसी एक एथनिसिटी का परसिक्यूशन कर रहे हो, उसको मार रहे हो, उसकी क्लिनजिंग कर रहे हो, वो पूरी की पूरी एथनिसिटी ही आप खत्म कर देना चाहते हो। दैट इज होलोकास्ट। ओके। और जर्मनी में यही हुआ था। जर्मनी में 6 मिलियन ज्यूज को मर्डर हुआ था खुले आम, और ये किया था नाजी जर्मनी ने। ओके, ये एंटी सेमिटिज्म के अंतर्गत। एंटी सेमिटिज्म मतलब एक ऐसी भावना जिसमें आप दूसरे ट्राइब, दूसरे एथनिसिटी को सहते ही नहीं हो, कोई आप उनसे उनको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, टॉलरेट ही नहीं कर सकते। ओके, और ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थी, हिटलर जो थे उन्होंने स्पॉन्सर करी चीज को। और यूएन ने इसको जनवरी 27 को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करने का कहा है कि भाई हम इसको रिमेम्बर करें। और इस चीज की रेलेवेंस आज भी है। 27 जनवरी को ही एक एडिटोरियल आया था जिसमें ये कहा कि होलोकास्ट के बारे में इंडिया में भी एजुकेशन हमको देनी चाहिए, क्योंकि इसकी झलक कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमको आज भी अपने इंडिया में भी देखने को मिलती है। पहले बताती हूँ कि इसके रीजंस क्या थे इस होलोकास्ट के जो जर्मनी में हुआ था। पहला तो लोगों को लगता था, जर्मन लोगों को, कि हम सुपीरियर है, नाजीज को लगता था हम सुपीरियर है, ज्यूस इंफीरियर है। दूसरा, ये ज्यूस को ब्लेम करते थे वर्ल्ड वॉर 1 में जो लॉस हुआ इनको उसके कारण। तीसरा, हिटलर का करिश्मा इतना था, और हिटलर जो थे नाजीज को इस तरह से उन्होंने ट्रेन किया था कि वो जाके ज्यूस को बिल्कुल परसिक्यूट करें और किल करते जाए। चौथी चीज, ज्यूस को अदर माना जाता था, ज्यूस को ओरिजिनल हैबिटेट माना ही नहीं जाता था। और पांचवी चीज, एक जेलसी फैक्टर भी था, हॉस्टिलिटी भी थी, क्योंकि जो ज्यूस थे वो पावरफुल मनी लेंडर्स थे। अब देखो, ऐसी ही झलक अभी आजकल के वर्ल्ड में हमें देखने को मिलती है, इस तरह की ही होलोकास्ट जैसी जो इशू है एंटी सेमिटिज्म का, वैसा जैसे हम देखते हैं हमारे वर्ल्ड में हेट स्पीच बहुत बढ़ गया है, माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी बहुत बढ़ गया है।
तो हम ऐसी चीज़ों की तरफ ना बढ़ें, जैसे होलोकास्ट यहाँ पे हुआ, उस चीज़ों की तरफ ना बढ़ें। इसीलिए हमको अपनी जनता को, अपने बच्चों को, अपने एडल्ट्स को, अपनी यंग जनरेशन को एजुकेट करने की ज़रूरत है इस तरह के होलोकास्ट के बारे में और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। वी नीड टू स्टॉप सच काइंड ऑफ हेट स्पीच और हमको इसके लिए मेजर्स लेने की ज़रूरत है। ओके, ये चीज़ हमको सिखाता है इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल एंड आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस ऑन दिस मेल आईडी और इंस्टाग्राम। और अगर आपको ये लक्ष्य प्रोग्राम में एनरोल करना है ना, तो आप इस वेबसाइट के थ्रू भी एनरोल कर सकते हो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज ऑन दिस ग्रुप ओनली वी कीप ऑन कंडक्टिंग क्विजेस। ओके, तो कई सारी अपडेट्स यहीं पे आती हैं। सो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कॉमेंट करना मत भूलना जो क्वेश्चन मैंने पूछा है। डू नॉट फॉरगेट टू बिकम द स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे. Okay, so that was all. Thank you for watching and have a very good day.